श्री वेंकटेश्वर स्कूल्स पेपर। तो ध्यान से देखना आंसर्स को लिखना कैसे है। इशनीत मनविंदर को भेज दो माइक और फोन लेकर। चलो इधर देखो मैम, 4 ऑब्जेक्टिव्स में बताओ हम क्या क्या लिखेंगे। सब बच्चे ऑन स्क्रीन इधर देखोगे बेटा। 4 ऑब्जेक्टिव्स में तू लिख दे पहला मार्केट स्टैंडिंग, दूसरा लिख दो आप इनोवेशन, ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तीसरा बेटा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी लिख सकते हो। उसके अलावा आप लिख सकते हो बेटा प्रॉफिट अर्निंग। समझ गए? 4 ऑब्जेक्टिव्स लिख लोगे, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन 1 सिंगल लाइन में, हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। मैम अब बताओ बिजनेस रिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे। इधर देखो, रिस्क रेफर्स टू, पहला पॉइंट क्या आएगा, रिस्क की डेफिनेशन। रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, कि आप जब बिजनेस कर रहे हो देयर आर चांसेस कि आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और इवन लॉसेस, यहां तक कि आपको क्या हो सकता है, लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। किस वजह से बेटा, अनसर्टेनिटी की वजह से। क्लियर है? मैम अब बताओ कॉजेज ऑफ रिस्क में क्या लिख के आएंगे। आप सबको पता है 4 कॉजेज होते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। 4 कॉज कौन से हैं? नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज में मैम आपसे जो हैशटैग मांग रही हैं वो है नेचुरल कैलेमिटीज। क्या हैशटैग है, जल्दी बोलो, नेचुरल कैलेमिटीज। एंड एग्जाम्पल। आ जाओ क्लास में, आप अभी फ्री हो तो बीच में से अपने आप ले लेना शॉर्ट, ठीक है। दूसरा कॉज कौन सा है बेटा, ह्यूमन कॉज। दूसरा कॉज कौन सा है, ह्यूमन कॉज। ध्यान से समझना आप, ह्यूमन कॉज में क्या लिखोगे बेटा, रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, ठीक है। दोज रिस्क विच अराइज ड्यू टू डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज। तीसरा कॉज कौन सा है, इकोनॉमिक कॉज। और लास्ट है बेटा आपका अदर कॉज। कर लोगे चारों कॉजेस। अब ये है तो 4 नंबर का क्वेश्चन, बट इसमें 1 नंबर की डिफाइन है और चारों कॉजेस लिखने हैं आपने। मैम 4 कॉजेस के 3 नंबर दें कुछ भी, लेकिन जितने 4 कॉजेस हैं सब लिखना है। क्लियर है? चलो अब इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। केस स्टडी है, ध्यान से सुनना केस स्टडी को कैसे करना है। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 26। देखो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे केस स्टडीज आती हैं 4 और 6 मार्कर, ठीक है। इधर देखो केस स्टडी को नीचे से रीड करो। व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट स्टेट, वाज मिस्टर राजीव राइट इन मेकिंग द क्लेम, हु शुड गेट द कॉम्पनसेशन। तो बात हो रही है इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि वो जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस खरीद रहा है, उसका सब्जेक्ट मैटर में कुछ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट होना जरूरी है। मतलब अगर वो चीज गुम जाए या बंदा मर जाए तो उसको लॉस फील होना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट होना जरूरी है। कौन सा इंटरेस्ट, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट। अब पढ़ते हैं केस स्टडी। मिस्टर अजीब टुक एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हिज कार एंड आफ्टर 3 months ही सोल्ड इट टू मिस्टर कैलाश। अब गाड़ी किसकी है, मिस्टर कैलाश की, पहले राजीव की थी, और इंश्योरेंस किसने लिया है, राजीव ने। आगे पढ़ो। दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मिस्टर कैलाश हाउस। कैलाश के घर के बाहर से गाड़ी चोरी हो गई। मिस्टर अजीब मेड अ क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी। मिस्टर अजीब कह रहे हैं कि आप मुझे क्लेम दे दो क्योंकि मैंने तो इंश्योरेंस ली थी। His claim was rejected on the ground that Mr. Rajiv was no longer the owner of the car, so he has no insurable interest and he has no financial loss with the loss of car. वो कह रहा है जब तूने गाड़ी बेच दी, अब ओनरशिप ही ट्रांसफर हो गई है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल दोनों टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, जब तू पॉलिसी ले रहा है तब भी, और जब तू क्लेम ले रहा है तब भी। लाइफ में क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो मैं अंगद सर की इंश्योरेंस करा रही हूँ, तो जब इंश्योरेंस करा रही हूँ तब इंटरेस्ट होना जरूरी है, जब क्लेम लूंगी तब इंटरेस्ट हो या ना हो इससे कोई फर्क। मैं गाड़ी की इंश्योरेंस करा रही हूँ, जब इंश्योरेंस करा रही हूँ तब भी इंटरेस्ट होना चाहिए, जब क्लेम ले रही हूँ तब भी इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर तो जब मैं क्लेम ले रही हूँ तब गाड़ी किसकी हो चुकी है, कैलाश की, इसीलिए जो कंपनियां मुझे क्लेम देने से मना कर रही है।
तो आप बताओगे प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स that insured must have some pecuniary interest in the subject matter of insurance. ये लिखना है, इंश्योर्ड को क्या होना चाहिए, pecuniary interest. Second is, was Mr. Rajiv right in making the claim? No, he was not right, क्योंकि अब उसका राइट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, किसके ऊपर जा चुका है राइट ऑफ ओनरशिप, कैलाश पे. लास्ट क्वेश्चन, हु शुड गेट द कॉम्पनसेशन? नो वन विल गेट द कॉम्पनसेशन, क्योंकि राजीव ओनर नहीं रहा और कैलाश ने इंश्योरेंस नहीं कराई. तो आंसर इज नो वन आउट ऑफ बोथ विल गेट द कॉम्पनसेशन, मिलेगी ही नहीं. ठीक है जी, अगर जो इंश्योरेंस करा रहा है उसी को क्लेम मिलता है, वो ओनर नहीं है. जो ओनर है उसने इंश्योरेंस नहीं कराई, तो दोनों को ही क्लेम, नो वन विल गेट द क्लेम. समझ गए? चलो इधर देखो, व्हाट इज ई बैंकिंग, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग. ई बैंकिंग का क्या मतलब है और आपने बताना है उसके एडवांटेजेस क्या है. यहाँ आंसर लिख के दिखा रही हूँ, पेपर में कैसे लिखना है. ठीक है, इधर देखोगे ध्यान से. मैं आपको 3-4 चीजें बताती हूँ आंसर लिखने की, फिर से बार बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ. ठीक है, आप भूल जाते हो. टिप्स टू राइट आंसर. अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, टिप्स टू राइट आंसर. पहली टिप है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स. मार्क्स इज इक्वल्स टू. मैम एग्जाम्पल दो बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तेरे पेपर में, तो पॉइंट्स भी कितने होने चाहिए, 3. समझ आ गई पहली बात. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर मस्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्टरी लाइन. किससे स्टार्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी. मैम मुझे नहीं लिखने आती इंट्रोडक्टरी लाइन, तो डिफाइन लिख दे और फिर लिख उसके क्या फीचर्स हैं, चाहे मैम ने फीचर्स ही पूछे हैं. इंट्रोडक्टरी लाइन का मतलब होता है फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग, फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ ई बैंकिंग. ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, उसके बिना तेरा आंसर शुरू नहीं हो सकता. तो आंसर मस्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्टरी लाइन. समझ आ गई है बात? ये बातें अगर आप याद रखोगे तो ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. अगला पॉइंट है, इंक्लूड एग्जाम्पल्स एंड फ्लो चार्ट्स वेयर एवर पॉसिबल. तेरे को लगता है मैं फ्लो चार्ट बना सकती हूँ, मैं एग्जाम्पल लिख सकती हूँ, लिख दो, आपका आंसर और प्रेजेंटेबल हो जाएगा. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर केस स्टडी आती है और लाइंस हाईलाइट करनी है तो आपको हाईलाइट द लाइंस इफ आस्क्ड, ओनली इफ आस्क्ड. ये 3 चीजें अगर आप ध्यान रखते हो देन यू आर गुड टू गो विद द आंसर्स. क्लियर है? चलो अब इधर देखोगे, ध्यान से समझना. मैम आप हमें करा रहे थे कि व्हाट इज ई बैंकिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग. आप इस आंसर को कैसे लिखोगे, इधर देखो, जो भी आपका आंसर नंबर है वो पुट इन करा आपने. ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे ई बैंकिंग होती क्या है. ई बैंकिंग मीन्स कंडक्टिंग ऑफ बैंकिंग functions electronically or over the internet. समझ गए? क्लियर है? जो तेरे बैंकिंग फंक्शन है जब तू इसको ऑनलाइन कंडक्ट करता है उसको ई बैंकिंग बोलते हैं. अब आएगा मेन पॉइंट विच इज फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग. मैम अब बताओ आप कितने बेनिफिट्स लिखोगे, ध्यान से समझो. बेनिफिट्स उतने ही लिखूंगी जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर माइनस करके, क्योंकि 1 नंबर किसका है, डिफाइन का. समझ गए? अब इधर देखो, टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैम आपसे कितने बेनिफिट पूछ रही है, सिर्फ 3. मैम बताओ बेनिफिट क्या होते हैं. पहला बेनिफिट, इट गिव्स 24/7 into 365 days an year access. Second, transactions can be made from anywhere. मैं आपको 4 ही बता देती हूँ. ठीक है, अभी लिख मत, तू देख मैम कैसे आंसर लिख रही हैं, अभी लिखी जा रहा है पेपर में, तूने लिखना है. अब ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट, इट इनकलकेट्स मतलब डेवलप करता है, सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन.
हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, तो वो बंदा जो ई बैंकिंग कर रहा है एज अ कस्टमर, उसकी सारी चीजें रिकॉर्ड होती जा रही है जो मैं कैश में रिकॉर्ड नहीं करती। तो कौन सा डिसिप्लिन आ रहा है मेरे अंदर? फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इट इनकलकेट सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्लियर है? सिंस मैम कैसे? एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ये 3 पॉइंट सबको याद थे? अब हो गए रिवाइज? चलो इधर देखो, लास्ट 4th पॉइंट, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर मेरा ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि वो उसको लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा, ठीक है, और वो कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर पा रहा है बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग। क्लियर है सबको व्हाट इज ई बैंकिंग? ऐसे आंसर अगर आप लिखोगे, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4। इतने वर्ड्स होने चाहिए तेरे 4 नंबर में, इसलिए मैं लिख कर दिखा रही हूँ कि तूने पेपर में ऐसे लिखना है। तेरे को नहीं भी आता ना, अपनी तरफ से बनाकर लिख, पर प्रेजेंटेशन ये दे, तेरे को जितने नंबर का आता होगा तेरे ज्यादा आएंगे। तेरे को कोई आंसर नहीं आता पर तू ऐसे लिख तो सकता है ना, मैम ने जैसे बता दिया कि इतना आंसर तो लिखना ही है, उसके बारे में कुछ तो पता होएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट डाली है अपनी रील पे, वही टॉपिक्स आ रहे हैं। 85 क्या 95% ऑफ द पेपर उन्हीं टॉपिक्स में से है। कोई एक आधा कोई मुश्किल पेपर आ गया तो शायद एक टॉपिक बाहर से होगा, वरना नहीं होगा। समझ गए? चलो इधर देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आंसर मैंने पूरा लिख के दिखाया, मैं सारे नहीं लिखूंगी। मैंने 4 नंबर का एक लिख के दिखा दिया, ऐसे 6 नंबर का एक लिख के दिखा दूंगी। अब पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं बाकी आंसर्स के। आपको अपने घर पे प्रैक्टिस पेपर की ऐसे करनी है। चलो इधर देखो, स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। बस मुझे बेसिस बता दो, बाकी आप लिख लोगे। किस किस का बेटा? ई बिजनेस का और सबसे पहले बेस आएगा ईज ऑफ सेटिंग अप। पहला बेस क्या लिखोगे बेटा? ईज ऑफ। किसको सेट करना आसान है? ई बिजनेस। किसको डिफिकल्ट है? अब क्रॉस मत मारियो, इधर क्या लिखेगा? डिफिकल्ट, इधर क्या लिखेगा? इजी। मैं शॉर्ट फॉर्म में करा रही हूं, समझ गए हो आंसर? दिस इज अ स्किल। मैं कहती हूँ ये कुछ पढ़ाई नहीं सिखा सकती, ये स्किल है कि आंसर कैसा लिखना है। मुझे अपने हर डिफरेंस को एक डब्बे में डालकर आना है, स्केल पेंसिल से लाइनें खींचे, क्योंकि मेरे को नंबर चाहिए, मेरे को फ्लो चार्ट बनाने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं। समझ आ गई है बात? चलो इधर देखो, क्या कह रहे हो? नहीं बाबू, इजी किस में है? ईज ऑफ सेटिंग अप पे तो लिखोगे ना। ईज ऑफ सेटिंग अप किस में है? ई बिजनेस में है, ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है। यही है, ठीक है, बुक वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज लोकेशनल रिक्वायरमेंट। बेटा जब तू दुकान खोलता है ना, तो आसपास चेक करता है मेरा रॉ मटेरियल मिल जाएगा ना। जैसे अगर मान लो आपने मोमोज की रेडी भी लगानी है ना, तो आप आसपास चेक करते हो, बाई चांस मेयोनीज खत्म हो जाए तो मैं कहीं कहीं से ला सकता हूँ ना। इसको बोलते हैं लोकेशनल रिक्वायरमेंट। ये तो सिर्फ किस में देखेगा? ट्रेडिशनल में। किस में नहीं देखेगा? ऑनलाइन तो मैं कहीं भी बिजनेस खोलूं, मुझे कहीं से भी माल मंगवाना पड़े मैं मंगवा लूंगा, क्योंकि मुझे उस टाइम कस्टमर को डिलीवरेबल नहीं देना। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, तीसरा लिखोगे बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट। किस में ज्यादा होगी? ट्रेडिशनल। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस करते हुए रोज आना जो खर्चा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है? समझ गए? कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप भी लिख सकते हो, अगला पॉइंट। किस में ज्यादा होएगी? क्योंकि उसमें तुझे शोरूम बनाना है, तो ट्रेडिशनल में ज्यादा, ई बिजनेस में कम। कर लोगे, बिना बेस के डिफरेंस नहीं हो सकता। मैंने आपको बोलता 6 मार्क्स में भी आ सकता है ये। तो 2 पॉइंट और लिखोगे, ठीक है। रिस्पॉन्ड टाइम लिख देना, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर लिख देना। रिस्पॉन्ड टाइम लॉन्ग किस में होगा? ई बिजनेस। शॉर्ट किस में होगा? ट्रेडिशनल। समझ गए? ऐसे ही 2 पॉइंट्स और लिख के आप खत्म कर सकते हो। अब आगे चल रहे हैं। बिजनेस इज एसेंशियली अ सोशल इंस्टीट्यूशन। मैं यहाँ से ना ये वाला हटा रही हूँ, आप लिख लो ये वाला आंसर इफ यू वांट टू राइट। ये वाला आंसर लिख लो अगर लिखना है तो। बेटा हम ना एक शॉर्ट फॉर्म की रील बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक फीचर्स की शॉर्ट फॉर्म रिवाइज कराऊंगी जनरल, जस्ट फॉर द रील, आपकी रिविजन भी हो जाएगी। तो हम एक शॉर्ट फॉर्म रिपीट करेंगे और आपने मेरे पीछे रिपीट करना है, ठीक है। हम ले लेते हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी हैं, पेपर में भी आने हैं।
सारे फीचर्स में से जो मुझे लगता है वो आएंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। शॉर्ट फॉर्म है सुनो पापा फुल चिली चिकन रोल ले आओ। शॉर्ट फॉर्म भी अच्छी है, तो आपने मेरे पीछे पहले शॉर्ट फॉर्म बोलनी है, फिर एस से। ठीक है, समझ गए? चलो इधर देखो अब ध्यान से। अभी नहीं, मतलब पहले क्वेश्चन कर लो, अभी टाइम है। इधर देखो। और बेटा इतने बदतमीज हो तुम लोग, मैंने चैप्टर 2 की सारी एब्रीविएशंस डाली हैं, कमेंट ही नहीं करते। और वैसे लड़की की फोटो डलने से पहले ही वेट कर रहे होते हो, 1 मिनट वो होता है लड़की की फोटो डलती है, लाइक कमेंट शेयर पता नहीं क्या क्या वेट कर रहे होते हो। मैं कब, और एक लड़की की फोटो पे लड़का 6 7 8 कमेंट कर देता है, पागल हो जाता है। कर दिया करो कमेंट, ठीक है? इधर देखो मैम, कमेंट करने से आपको क्या फायदा होता है बेटा? मेरे पास कोई पैसे नहीं आएंगे, बस मेरी रील की रीच आप जैसे बच्चों में ही जाएगी जो मुझे चाहिए। मुझे रिश्तेदारों में तो अपनी रील भेजनी नहीं है पढ़ाई वाली। तो जब आप कमेंट करते हो तो आपके फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स को रील जाती है, ये तो पता ही होगा आपको एल्गोरिदम। हम पर हम करते नहीं है ना ऐसा। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा जो इंस्टाग्राम छोड़ के बैठा है वो भी इस टाइम पे, मुझे तो नहीं लगता। चलो इधर देखो। अब 28 क्वेश्चन पढ़ना, आपको लगेगा आपको इसका आंसर ही नहीं आता। ध्यान से समझो 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, इधर देखो। बस बैक टू फॉर्म आ जाओ। Business is essentially a social institution and not merely a profit making activity. Justify your answer. Any 4 points. जनरल सा क्वेश्चन है, कोई टॉपिक हमने ऐसा पढ़ा नहीं, तो मैम अब बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे? कोई बच्चा जो बता सकता है? कोई बच्चा जो इसका आंसर बता सकता है? प्रॉफिट के वो लिखेंगे, रोल ऑफ प्रॉफिट। आप बताओ मनवीन। नहीं लिख पाओगे आंसर? मतलब पेपर में आ जाए तो क्या लिखोगे? कौन से? क्या बता, अपना बता। नहीं, जो इसने बोला नहीं, अपना बताओ। प्रॉफिट के बारे में लिखोगे? नमा अपना आंसर बताओ, पेपर में थोड़ी आएगी तेरे को बताने। जल्दी बताओ। नहीं पता ना, ये बोलो मुझे नहीं पता। हाँ जी रवजोत, गूगल कर रहा है क्वेश्चन। आर्यन बताओ। अकालप्रीत। फॉरगेट। फोन अ फ्रेंड तो नहीं आएगा तेरे पेपर में? बाबू इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते ही नहीं हो। बिजनेस इज एसेंशियली अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट मेयरली अ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। सिर्फ प्रॉफिट कमाने से तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तेरे को सोशली रिस्पॉन्सिबल भी। तो क्या लिखोगे? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव्स इसका आंसर है, समझ गए? कोई प्रॉफिट के, वो कह रहा है प्रॉफिट मेक करना ही सिर्फ नहीं होता, समझ गए? बड़े नालायक बच्चे हैं। अब आप लिखोगे इन द सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट फॉलोइंग आर द पॉइंट्स। इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई। अब 4 पॉइंट देख लो इधर, सारे बच्चे इधर देखो। पहला पॉइंट क्या लिख कर आओगे? अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सोशल ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या लिख कर आओगे? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गुड वर्किंग। वो आप चैप्टर 6 बोल रहे हो, चैप्टर 1 है। गुड वर्किंग कंडीशंस। इसके बाद आप क्या करोगे? रीजनेबल प्राइसेस, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारे।
समझ गए? 5 पॉइंट बता दिए। ये सारे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमी। क्या? हाँ, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज लिख सकते हो। ठीक है जी, हो जाएगा। चलो अब पहले हम 29th कर रहे हैं, फिर रील बनाएंगे। ठीक है, इधर देखो। देखो अब इसकी मैम क्या क्वेश्चन देती है, ध्यान से समझो। ऐसा पेपर आएगा आपके। आर्यन ध्यान से देखना इस क्वेश्चन। अब आपको ना रिलेट करना है कि मैं इसमें क्या आंसर लिखूं। थोड़ा घूमा हुआ क्वेश्चन है, जैसे ये वाला घूमा हुआ था, सोशल ऑब्जेक्टिव आंसर था, ऐसे ये वाला। मैं सिर्फ बता रही हूँ इसमें क्या लिखना है। इमेजिन लाइफ विदाउट योर लोकल मार्केट। ऐसा समझो कि आपके घर के आसपास कोई मार्केट ही नहीं है। ठीक है। What difficulties would a consumer face if there is no retail shop? अगर रिटेलर नहीं होगा तो क्या होगा? तो सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू अ कस्टमर। देखो क्या कह रहा है, कंज्यूमर फेस, तो सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर। मैम रिटेलर की है, ये कैसे पता लगा? ये लिखा रिटेल शॉप। कह रहे रिटेल शॉप नहीं होती। आपको मैं बोल रही हूँ अगर दिवजोत मैम नहीं होती आप बीएसटी कैसे पढ़ते? तो आप क्या लिखोगे कि दिवजोत मैम आपको बीएसटी में क्या पढ़ाती हैं, यस और नो? ऐसे ही वो कह रहे हैं रिटेल शॉप नहीं होती तो कंज्यूमर क्या करता। तो आप क्या लिखोगे आंसर में कि एक रिटेलर कंज्यूमर के लिए क्या क्या करता है? सर्विसेज। सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर की शॉर्ट फॉर्म बताना। अभी लास्ट क्लास में करी थी ना, प्रॉन्स। क्या शॉर्ट फॉर्म थी? तो ये सर्विसेज देखो 4 नंबर की आई है। मैंने बोला सर्विसेज आएंगी, अभी भी बोल रही हूँ सबके पेपर में सर्विसेज और एक्सपोर्ट प्रोसीजर शॉर्ट शॉर्ट है। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, फिर हम रील बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कर पाए तो। विच टाइप ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड, बताना। लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड कितनी तरह का होता था? 2, डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर। डिपार्टमेंटल और आपने बताना ये डिपार्टमेंटल है या चेन, बता लोगे। चलो इधर देखो। Janta Mega Mart is India's fashion-led hypermarket chain with a footprint of over 204 stores, cumulative trading area in excess of 3 million square feet in over 110 cities. कितने stores हैं उसके? 204। अब पढ़ो। जनता मेगा मार्ट is sharply focused at needs of the customers in apparel, general merchandise, grocery and personal care in tier 1, tier 2 and tier 3 cities and towns, and is dedicated to offer the best value and choice to its millions of customers. Janta Mega Mart offers clearly differentiated value to the consumers in the following product categories: fashion, general merchandise, grocery and household needs. मैम आपको कंफ्यूज करना चाह रही हैं कि डिपार्टमेंट्स भी हैं। ये तो एक तरह से मैम आपको क्या दिखाना चाह रही है कि 3 तरह के डिपार्टमेंट है, बट आंसर क्या होगा? चेंज, क्योंकि इसकी ब्रांचेस आ गई। कितनी ब्रांचेस हैं? 20 इन ऑलमोस्ट हाउ मेनी सिटीज? 110, 110 सिटीज में है। और डिपार्टमेंटल में सिर्फ 3 डिपार्टमेंट से थोड़ी चलेगा डिपार्टमेंटल। उधर तो पिन टू प्लेन एवरीथिंग इज अवेलेबल होता है, यहाँ पर तो है ही नहीं। और ये तो सिर्फ गुड्स दे रहा है, वहां पर तो कुछ सर्विसेज भी होती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर डिपार्टमेंटल नहीं है। कौन सा है? चेंज। मैम तब भी पूछेंगी हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, तो लिख दे 3। लेकिन इसका मतलब इसका आंसर डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ये नहीं है। मैम आपको क्या करना चाह रही है? कंफ्यूज कि कर आंसर गलत और तेरे 6 नंबर गए या 4 नंबर गए व्हाट्सएवर। ठीक है, आगे है मेंशन टू मेरिट्स टू चेन स्टोर के 2 मेरिट्स लिखने। आपने अपने शॉर्ट फॉर्म करी थी, 2 नंबर डील, 2 नंबर डील करी थी, रिवाइज कर लो, ये क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड में से डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है, पूरा एज इट इज याद कर लो। आज या कल में हमें कैरोसेल डालेंगे 3 पेजेस का, जिसमें पूरा इंटरनल ट्रेड लिखा हुआ है, तो वो एक फ्लो चार्ट है जो आपको हेल्प करेगा। आर्यन और रिद्धिमा अभी बाहर से आप ले जाना, ठीक है, इंस्टा से मत देखना, आप लोग आज ही ले जाओ। अब हम आ रहे हैं जो हमने रील बनानी है। इधर देखो फीचर्स। बेटा बात नहीं करनी, बस बोलना है। तुम्हारी कोई शक्लें नहीं आ रही, बाल बूल मत ठीक करो। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मुझे बता देना फीचर्स एक बार ही, ठीक है। चलो बताओ क्या फीचर्स थे। सुनो पापा फुल चिली चिकन रोल ले आओ।
ऐसे सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसे क्या है जल्दी बोलो, सेपरेट लीगल, पी से परपेचुअल सक्सेशन, पी से क्या है बेटा, परपेचुअल, एफ से फॉर्मेशन, एफ से क्या था, फॉर्मेशन, सी से कंट्रोल, सी से क्या है, अगले सी से कॉमन सील, अगले सी से क्या है बेटा, एक शॉर्ट फॉर्म का एक बेनिफिट है, जैसे जैसे शॉर्ट फॉर्म आती रहती है कुछ तो रिलेट अपने आप होता रहता है, बस माइंड में जॉइंट स्टॉक कंपनी रख, ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये रखेगा तो अपने आप तेरे को समझ आता रहेगा। आर से रिस्क बियरिंग, आर से क्या था, लिखते हो ना, रिस्क इज बियर्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स डिवाइडेड अमंग ऑल द शेयर होल्डर्स, एल से बेटा, और ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पागल हो क्या थोड़े से, मतलब तुम्हारा बस चले ना, तुम चैट जीपीटी को बोलो जा और मेरा पेपर दे के आ, इतना तुम्हारा बस नहीं चलता बस। जैसे कभी आपने अपनी मम्मी को कहते हुए सुना होगा कि तुम्हारा बस चले तो तुम मम्मी को बोलो कि खाना खा भी लो, क्योंकि वो आपको बेड तक देती हैं, बर्तन भी आपके कोई ना कोई लेके जा रहा होता है, आप खुद तो रखने जाते नहीं। चलो बिल्कुल, आपने मेरे साथ पहले शॉर्ट फॉर्म बोलनी है, तो हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, क्या बन रही है, इधर देखो रबजोत, चुप बेटा, दिस क्वेश्चन इज 100% श्योर शॉट, मोस्ट लाइकली कोई एमसीक्यू, कोई 6 मार्कर 4 3 कुछ तो आएगा। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या शॉर्ट फॉर्म करी हमने, जल्दी बोलो, सुनो पापा फुल चिली चिकन रोल ले आओ, वंस अगेन, सुनो पापा फुल चिली चिकन रोल ले आओ, ऐसे सेपरेट लीगल एंटिटी, पी से परपेचुअल, फुल, एफ से चिली चिकन, सी से अगले सी से रोल, आर से ले आओ, एल से लायबिलिटी, ए से शॉर्ट फॉर्म सुनाओ, सुनो पापा फुल चिली चिकन रोल ले आओ, याद हो गया, थैंक यू। चलो बस अंदर हो गया। अब इधर देखो मैम, गिव फर्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट प्रोसीजर, गिव, ये माइक ले जाओ बाई चांस हमारी रिकॉर्डिंग हुई तो, फर्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट, जब तू इंपोर्ट करता है तो क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, ट्रेडिंग क्वेरी कर देगी पहले, फर्स्ट पॉइंट बोलो इंपोर्ट का है, तू इंपोर्टर है, तुझे बाहर से माल मंगवाना है, सबसे पहले आप सर्च करते हो कि कौन से चाहिए आपको। फर्स्ट पॉइंट देखना क्या है, ट्रेडिंग क्वेरी है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ट्रेडिंग क्वेरी। अब ट्रेडिंग क्वेरी के बाद सेकंड पॉइंट प्रोक्योरिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस एंड आईईसी नंबर, रिवाइज कर ले, फर्स्ट पॉइंट बोलो ट्रेड इंक्वायरी, सेकंड पॉइंट प्रोक्योरिंग इंपोर्ट लाइसेंस एंड, बोलो फर्स्ट पॉइंट ट्रेड इंक्वायरी, सेकंड प्रोक्योरिंग इंपोर्ट लाइसेंस एंड आईईसी। चलो अब आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस और आईईसी नंबर आ गया, अब आप क्या करोगे थर्ड स्टेप में, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, क्या ऑब्टेन करोगे, फॉरेन एक्सचेंज, मैम एडवांस भी ले आए, अब क्या करें, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर और इंडेंट, हो गए फर्स्ट 4 स्टेप्स। गिव फर्स्ट, गिव का मतलब आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत, खत्म बात, ये बात को समझो, मैम कह रही है गिव तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना, मैम कह रही है एक्सप्लेन तो आपको एक्सप्लेन, डिस्कस तो आपको एक्सप्लेन करना है, मैम लिखेंगी ना डिस्कस एनी 4 स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट, तो आपको डिस्कस करना है, मैम ने फर्स्ट 4 लिखा तो मुझे पहले 4 ही लिखने थे, एनी 4 लिखती तो कोई भी 4 लिख देती। चलो
अब बात करते हैं व्हाट इज मेट रिसिट। मेट रिसिट होती है एक ऐसी रिसिट जो कौन इशू करता है, कमांडिंग ऑफिसर। मेट रिसिट इज द रिसिट इशूड बाय कमांडिंग ऑफिसर एंड इट जस्टिफाइज और इट टेल्स अस कि हमारे गुड्स शिपिंग कंपनी ने रिसीव कर ली है। वो एक रिसिट है कि भाई तेरे गुड्स शिपिंग कंपनी के पास आ गए हैं। मेट रिसिट क्लियर है। चलो इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Shares and debentures are both financial instruments commonly used by companies to raise capital, yet they possess distinct characteristics and entail different rights and obligations for। जैसे शेयर होल्डर्स के पास राइट टू वोट है, डिबेंचर होल्डर्स के पास नहीं है। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर्स को राइट ऑफ ओनरशिप मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को राइट ऑफ ओनरशिप। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो मैम कह रही है डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड, कर लोगे हैं? हाँ, ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स का जो डिफरेंस होता है उसी के बेस उठाते हुए बस ऊपर कर दोगे ओनर्स फंड की जगह शेयर और बोरोड फंड की जगह डिबेंचर। समझ गए? तो आपको अल्टीमेटली क्या याद करना है, ओनर और बोरोड का डिफरेंस। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड और बोरोड फंड। मैम कह रही है वो नहीं आता तो ये कर ले, क्योंकि दोनों मैम को पता है कि ये आता होगा तो वो भी आता होगा। तो एक तरह से मैम चाहती है तेरे 6 नंबर चले जाए नहीं आता तो मैंने आपको 6 मार्कर श्योर शॉट दिए हैं। हाँ जी, लिख लिए थे आपने बोर्ड से, तो मैं वो डाल दूंगी 6 मार्कर श्योर शॉट। उसमें से 2-3 क्वेश्चन सेम आएंगे एज इट इज, तो 18 नंबर का पेपर उन्हीं क्वेश्चन में से है आएंगे। आ गया ना देख, 2 क्वेश्चन मैंने तेरे को दे दिए, मतलब है नंबर एक ही है। अब इधर आपको समझ आ गया था 30th में क्या लिखना है, सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू। मैम एडवांटेजेस ऑफ, इसकी शॉर्ट फॉर्म बताना। इसकी शॉर्ट फॉर्म थी 2 नंबर डील। क्या शॉर्ट फॉर्म थी बेटा? ये आपको रिवाइज करनी है, पेपर में आ रही है तो। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी? प्रॉन्स। पर एस की जगह क्या आएगा? ओनर्स फंड और बोरोड फंड का डिफरेंस। चलो जी, लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 33rd। How do small scale industries contribute to the socio-economic development of India? Explore by examining the specific impact, challenges, and opportunities presented by these enterprises within the broader context of India's economic landscape। मतलब आपको बताना है कि ये हमारी कंट्री की डेवलपमेंट कैसे कराती है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, सप्लाई एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ गुड्स, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और स्मॉल स्केल पे तो क्विक डिसीजन मेकिंग। ये सारे पॉइंट्स हमने याद करे थे, वो आपको लिखने हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर का 1 शॉट रिविजन बहुत जल्दी कराने वाली हूँ, क्योंकि आपको सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड आता है, पर एमएसएमई वाला चैप्टर कहीं ना कहीं आपका वीकर साइड पे है। ठीक है, एज ऑफ नाउ अभी कोई 3 आवर की कल क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट्स की भी मैथ्स की क्लास है कल। का क्या टाइम है? मैं मतलब 5:30 तक यू विल गेट वन श्योर शॉट मैसेज की क्लास है या नहीं है। नहीं मैसेज आया तो नहीं है, अगर है तो आप 3 घंटे में श्योर शॉट क्वेश्चंस करने वाले हो 11th बीएसटी के, और कोई और बाहर का बच्चा नहीं आ रहा, सिर्फ आप लोगों के लिए जो पढ़ते हैं। तो क्लास मिस मत करना। ठीक है, हाँ वेबिनार है भाई। ठीक है, चलो जाओ बेटा, कल होगा तो मैसेज आ जाएगा, नहीं तो जब भी होगा मैसेज आएगा।